तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि आर्मेनिया अजरबैजान में शुरू हुआ युद्ध, दोनों तरफ से टैंक तोप से हमले शुरू, दुनिया पहुंची विश्व युद्ध की तरफ। इसमें दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान, कहा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ने देंगे, शाही इमाम मस्जिद अयोध्या की तरह नहीं करने देंगे, हिंदू संगठनों को दादागिरी। जी दोस्तों, बड़ा बयान ओवैसी ने दिया है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि किसान और विपक्ष के विरोध के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित 3 कृषि बिलों को दी मंजूरी। विपक्ष बोला आज भारत के लिए काला दिन, राष्ट्रपति भी निकले बीजेपी के दलाल। इसी बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, तेजस्वी यादव ने किया बिहार में ऐलान, सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में ही 10 लाख नौकरियों का लिया जाएगा फैसला। तो सरकार पलटती हुई बिहार में तेजस्वी यादव के समर्थन में युवा बिहार का बड़ा झटका बीजेपी को। इसी बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता ने किया दावा शिवसेना दे सकती है जल्दी कांग्रेस को धोखा, बीजेपी के साथ गठबंधन कर बना सकती है महाराष्ट्र में नई सरकार, बड़ा दावा कांग्रेस नेता ने किया है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि मोदी की खुली पोल, मोदी सरकार के पास नहीं किसानों की आय का आंकड़ा, तो कैसे दुगनी करेगी किसानों की आय, मोदी सरकार पर उठने लगे हैं सवाल। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर हमला बोला है। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि आर्मेनिया और अजरबैजान में शुरू हुआ युद्ध, टैंक तोप के साथ उतरे हजारों सैनिक, भारत चीन में भी छिड़ सकता है युद्ध। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बना हुआ था और युद्ध छिड़ने की आशंका थी, लेकिन भारत चीन में तो युद्ध नहीं छिड़ा, लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जमीन के एक हिस्से को लेकर युद्ध छिड़ गया है और दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए टैंक तोप और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को मैदान में उतार दिया है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध छिड़ गया है। इस बीच आपको बता दें कि आर्मेनिया ने युद्ध का ऐलान करते हुए देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया है और सेनाओं को बॉर्डर की तरफ भेज दिया है, जिसके बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है और रूस ने कहा है आर्मेनिया और अजरबैजान जारी युद्ध को तुरंत रोके, नहीं तो पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ जाएगा। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध छिड़ गया है, तो भारत चीन में भी कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। बड़ी अपडेट है ये। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान, कहा 1968 में हो चुका है इसका फैसला, तो आखिरकार दोबारा देश में क्यों उठाया जा रहा है कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मुद्दा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक बार फिर से मथुरा के कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था और इसमें एक इंच जमीन वापस लेने की मांग की गई थी। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट में दर्ज हुए मुकदमे में मांग की गई थी कि कृष्ण जन्मभूमि पर बनी हुई शाही इमाम मस्जिद को हटा दिया जाए और यहां पर भव्य कृष्ण का मंदिर बना दिया जाए। अब इसी को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच विवाद का जब साल 1968 में ही फैसला हो गया था, तो इसको फिर से देश में क्यों उठाया जा रहा है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जहां पर मस्जिद बनी हुई है शाही ईदगाह, वह मस्जिद वहीं पर बनी रहेगी और इसे किसी भी तरीके से नहीं हटाया जा सकता। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक किसी भी पूजा स्थल के परिवर्तन पर मनाही है और ऐसा नहीं किया जा सकता। जो शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है
वो वहीं पर बनी रहेगी और अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तरह इस मस्जिद को नहीं तोड़ने दिया जाएगा और ये गैर कानूनी है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कह दिया है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है वो वैसी ही बनी रहेगी, अयोध्या की तरह बाबरी मस्जिद की तरह नहीं तोड़ा जाएगा शाही मस्जिद को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान और विपक्ष के विरोध के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित 3 कृषि बिलों को दी मंजूरी। तो वही कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बोली भारत के लिए है आज ये काला दिन। जी दोस्तों आपको बता दें कि किसान और विपक्ष के विरोध के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित 3 कृषि विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है और इन पर हस्ताक्षर कर दिए है। जी दोस्तों आपको बता दें कि रविवार को भारी विधायकों के हंगामे और संसद में लोकसभा सांसदों के हंगामे के बीच ये कृषि बिल पारित हुए थे, जिसके बाद विपक्ष और देश भर में किसानों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं विपक्ष ने इन विधेयकों को पास न करने के संबंध में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से विपक्ष ने मांग की थी कि वह इन तीनों कृषि बिलों पर अपने सिग्नेचर ना करें और इन्हें संसद के लिए वापस लौटा दें। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विपक्ष की बातों को दरकिनार करते हुए तीनों ही कृषि बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए और इन्हें मंजूरी दे दी है, जिसके बाद शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने आज भारत के लिए काला दिन बताया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, तेजस्वी यादव ने किया ऐलान, सरकार बनी तो पहली ही बैठक में 10 लाख नौकरी युवाओं को देंगे। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजद के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने आज ऐलान किया है कि अगर चुनाव के बाद बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही प्रदेश के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के फैसला किया जाएगा। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी ने कहा है कि उनकी ये बयान चुनावी वादा नहीं बल्कि मजबूत इरादा है, जिसके बाद बीजेपी की प्रदेश में मुश्किलें बढ़ गई हैं कि अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि 10 लाख नौकरियों को पहली ही बैठक में बिहार के युवाओं को दी जाएंगी। तो बड़ी अपडेट है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं बिहार में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में कभी भी शिवसेना बीजेपी के साथ कर सकती है गठबंधन, कांग्रेस को दे सकती है धोखा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने किया है बड़ा दावा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता संजय राउत ने मुलाकात की है, जिसके बाद आपको बता दें कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये मुलाकात शिवसेना का राजनीतिक व्यभिचार है और कभी भी कांग्रेस को शिवसेना धोखा दे सकती है और बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार महाराष्ट्र में बना सकती है। जो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा है कि केंद्र के किसान बिल का संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस और एनसीपी ने विरोध किया, जबकि शिवसेना और राज्य के मुख्यमंत्री ने बिल का समर्थन किया। शिवसेना की भूमिका हमेशा से ही भ्रमित करने वाली है और मेरा कहना है कि कांग्रेस को जल्दी छोड़कर बीजेपी के साथ शिवसेना महाराष्ट्र में गठबंधन कर सरकार बना सकती है और कांग्रेस को शिवसेना धोखा दे सकती है। तो ये बड़ा दावा कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा 5 साल तो क्या 5 दिन भी सरकार चलाने के लायक नहीं है, भाजपा देश को कर दिया इस भाजपा सरकार ने बर्बाद। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आज युवाओं को लेकर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं को कड़ी परीक्षा पास करने के बावजूद 5 साल की संविदा देने वाले सत्ताधीश खुद चंद महीनों की संविदा पर कार्यरत हैं। भाजपा सरकार के 3.5 साल के प्रदर्शन ने
जनता को बता दिया है कि वह 5 साल तो क्या 5 दिन भी सरकार चलाने के लायक नहीं है। अब तक वे अपनी एक भी जनहित की योजना लागू नहीं कर सकते और समाजवादी सरकार के नामों पर ही अपना नाम का ठप्पा लगाते हैं और नाम बदल देते हैं। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बोला हैगा बीजेपी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार की खुली पोल, किसानों की आय का मोदी सरकार के पास नहीं आंकड़ा तो कैसे दुगना करेगी किसानों की आय मोदी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार अब नो डाटा सरकार बन चुकी है। उसके पास ना तो किसानों की आत्महत्या का डाटा है और ना तो मृतक प्रवासियों का डाटा है और ना ही उन स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा है जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है। अब इसी लिस्ट में एक और चीज जोड़ लीजिए, सरकार के पास अब किसानों की आय का भी कोई डाटा नहीं है। जनसत्ता में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 के बाद सरकार ने किसानों की औसत आय का डाटा देना बंद कर दिया। इसी कारण सोशल मीडिया पर कई लोग एनडीए को नो डाटा अलायंस या फिर नो डाटा अवेलेबल बुला रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार आते ही किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा और कृषि बिल को भी मोदी सरकार ने किसानों की आय दुगना करने का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया था। लेकिन अब बात सामने निकल कर आ रही कि मोदी सरकार के पास किसानों का कोई डाटा ही नहीं है कि कितने किसान देश में हैं और कितनी किसानों को आय हो रही है। तो किस तरह से मोदी सरकार अब किसानों की आय दुगनी करेगी, इसको लेकर बड़े सवाल उठने शुरू हो गए। तो मोदी सरकार के पास किसानों का डाटा ही नहीं है।